हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती शर्मा। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटिंग बुक्स का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे अकाउंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन निकाले गए और जिस तरह से निकाले गए और सब लोग उससे सेटिस्फाई हुए, जो भी आपके अकाउंटिंग के जो प्रोफेसर्स रहे वो आपसे सहमत हो गए, तो वो क्या बन गए? आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बन गए। इसमें कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस, एक्रूअल एजम्पशंस, आपकी अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैच कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कह दें, प्रिंसिपल्स कह दें। तो ये हमारे कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल अकाउंटिंग में हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट आते हैं, उनमें सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशंस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस इनफिनिट टाइम के लिए चलता रहेगा। आप ये नहीं सोचते हैं कभी भी कि आज आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो सिर्फ आप उसको 1 साल के चलाएंगे, 2 साल चलाएंगे, 3 साल चलाएंगे। ठीक है, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा बिज़नेस इनफिनिट टाइम के लिए, उसकी कोई लाइफ हम मानकर नहीं चलते कि हमारा बिज़नेस लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इट ऑपरेशंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज परचेज फॉर 50,000 हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, हम एक मशीन परचेज कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि इसकी लाइफ 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स के बाद आपका क्या हो जाएगा? मशीन आपकी यूज़ में नहीं रह जाएगी। आफ्टर द एक्सपायरी of 1 year, it is assumed that machine will be 5 years benefit derived from the 50, यानी 10,000 आपका जो होगा उसमें से डेप्रिसिएशन घट जाएगा। बट आपका जो बिज़नेस होता है, आप मशीनरी की बात अलग हो जाती है, बिज़नेस आपका लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहेगा। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट एजम्पशंस आती है हमारी कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशंस हमारी कहती है financial statements are used to various users for making inter-period comparison, making inter-firm. These comparisons are feasible on when the account policy versus following by the firm. Means हम ये मान के चलते हैं कि आप जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं तो उनके बीच में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, जैसे कि बोला जाए कंपैरिजन विद अदर सिमिलर फॉर्म्स, यानी आप अपने जो अकाउंट्स रखते हैं आपके सेम तरह से होने चाहिए ताकि आप उसे खुद नेक्स्ट ईयर से कंपेयर कर सकें या फिर अदर फर्म के साथ कंपेयर कर सकें। ओके, अगर आपके डेटाज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, मीन्स आपने इस साल आप कोई और मेथड लेके चल रहे हैं, अगले साल आप कोई और मेथड लगा लेते हैं। जैसे आप डेप्रिसिएशन लेकर चलते हैं, डेप्रिसिएशन में हमारे कई मेथड होते हैं, बट उसमें ये नहीं होता कि आपने इस साल कोई और मेथड यूज़ किया, अगले साल आपका कोई और मेथड आप यूज़ करें। उससे आप क्या करेंगे? कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कह के मान के चलते हैं कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको सेम फार्मूला या मेथड आपको यूज़ करने चाहिए। ओके, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के आप किसी मेथड को चेंज ना करें। ओके, नेक्स्ट एजम्पशंस हमारी आती है एक्रूअल एजम्पशंस। एक्रूअल एजम्पशंस हमारी क्या कहती है? एज पर एक्रूअल एजम्पशन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द पीरियड ऑफ देयर अकरेंस। यानी हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें हमारी जो रिवेन्यूज़ होती हैं, रिकॉर्ड व्हेन सेल्स आर मेड, सर्विसेज रिकॉर्डेड नॉट। ओके, उस ईयर की हमारी जो भी अकाउंटिंग्स होंगी
उसे हम क्या करेंगे, एक्रूअल अजम्पशंस में अगर हमारी है, चाहे वो हमने पेड की हो ना की हो, रिसीव की हो या न की हो, उसको हम क्या करते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में मेंशन करते हैं। जो भी उस ईयर से रिलेटेड आपकी इनकम होगी, आप उस ईयर में उस इनकम को मेंशन करेंगे, चाहे वो इनकम आपकी उस ईयर में रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एक्रूअल अजम्पशंस। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है वो है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि हमारा जो ऑनर होता है बिजनेस का, उसको हम बिजनेस से सेपरेट मानकर चलते हैं। ठीक है, हम ये मानेंगे कि जैसे अदर पर्सन्स के लिए बिजनेस की लायबिलिटीज़ होती है, ऐसे ही ऑनर्स के लिए भी, ऑनर जो बिजनेस का है जिसने इस्टेब्लिश किया है उसके लिए भी आपके बिजनेस की कुछ क्या होंगी, लायबिलिटीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, कैपिटल लगा रहे हैं, तो कल को बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कैपिटल आपको वापस करें। ओके, इसीलिए अगर आप बिजनेस से कुछ ड्राइंग करते हैं, कैश निकालते हैं या गुड्स निकालते हैं, तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ड्राइंग्स को आप बिज़नेस में वापस करें। ठीक है, तो जितने टाइम के लिए आप ड्राइंग्स करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और साथ ही इसी तरह से अगर बिज़नेस आपसे लोन लेता है तो बिज़नेस आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये आपका ये कहता है कि आपकी जो अलग होती है, सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेस से, ऑनर की भी। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑनर केप्ट सेपरेट। ओके, फॉर एग्जांपल हाउस, कार, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइटर शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट बिजनेस। ओके, अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी एक्सपेंसेस आपका किया जाता है तो वो उसका पर्सनल ही कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इसमें मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सॉरी, थोड़ा कैमरा हिल गया है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि आप सिर्फ अकाउंटिंग में उन्हीं रिकॉर्ड्स को रखते हैं जो मनी के टर्म में मेज़र किए जा सकते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रांजैक्शंस होता है जिसे आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्म्स ऑफ मनी, एग्जाम्पल सेल्स ऑफ गुड्स। अगर आपका सेल्स ऑफ गुड्स है तो आप उसको क्या कर देंगे, अकाउंट में रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। राम परचेज मशीनरी, आप परचेज ऑफ मशीनरी आप रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। बट अगर क्या है एम्प्लॉय रिलेशंस, टीम डेडिकेशंस, एम्प्लॉयज़, इसको आप क्या करते हैं, मनी की टर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आप इसको नहीं डालेंगे। आपका क्या है, रिलेशन अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, उस पर इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ होगी फर्म की, बट आप उसको मनी की टर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आपका जो टर्म आती है, प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। यानी आपका एक अकाउंटिंग पीरियड्स होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उनको सबको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। उसी अकाउंटिंग पीरियड में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी आप उनको, या ट्रांजैक्शंस होंगी, आप सब उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि द फुल डिस्क्लोज़र रिक्वायर्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक कंप्लीट एडुकेट। यानी आपका जो स्टेटमेंट है फुल डिस्क्लोज़र, वो ये कहता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फुल्ली डिस्क्लोज़ होनी चाहिए। यानी एक एक पॉइंट आपका फर्म का डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए, चाहे आप उसको एज अ नोट नीचे दें। इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, जो आपका इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सिग्निफिकेंट एसेट्स होती हैं, ठीक है, आप उसको इसमें मेंशन करते हैं। मान लीजिए आपका कोई केस चल रहा है
और उसका कुछ रिज़ल्ट आ भी सकता है और नहीं भी, बट आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप वो केस फाइनल हो जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है आपकी, अगर केस फाइनल हो जाता है तो आपकी लायबिलिटीज़ बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। तो इन फ्यूचर अगर वो लायबिलिटीज़ आपकी बन जाती है तो आपको वो पे करना पड़ेगा, ओके। तो इसको भी आपको एज अ नोट आप उसको दिखाएंगे, इसीलिए कहते हैं आपका जो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है आप उसको भी मेंशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे ये आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेगमेंट रिपोर्ट, नोट, अकाउंट पॉलिसी, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, कॉरपोरेशन मैनेजर डिस्कशन। आपको इन सब चीज़ों को भी क्या करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए एज अ नोट रिकॉर्ड्स में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फुल डिस्क्लोज़र। नेक्स्ट आता है आपका मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी रिक्वायर्ड अकाउंट ऑफ मैटेरियली फैक्ट्स इन द बुक्स अकाउंट। आपका जो भी मैटेरियलिटी फैक्ट्स है आप उसको बुक में शो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मनी स्पेंड ऑफ द एक्सटेंट साइज। अगर आप कोई ऐसी जगह पैसा स्पेंड कर रहे हैं जिससे आपकी शॉप का साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, फ्यूचर में उससे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अगर आप बिल्डिंग का साइज़ बढ़ा रहे हैं तो उससे फ्यूचर में आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बिजनेस की कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपका कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि आपका कैपिटल नेचर है, ये रिवेन्यू है। नेक्स्ट आता है स्टॉक ऑफ पेंसिल, इरेजर, इंकपोर्ट आर नॉट शोन इन द एसेट्स। इसको हम क्या करते हैं, एसेट्स में शो नहीं करते हैं, ठीक है, रादर देन दे आर शो इन द रिवेन्यू। आप इसको क्या करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे और इसको आप कहाँ दिखाएंगे, P&L में मेंशन करते हैं। वेरिएशन इन द वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में अगर आपका कोई वेरिएशन आता है, वेरिएशन इन कैश बैलेंस, सेम अमाउंट सिग्निफिकेंट इन द मैटेरियलिटी फैक्ट। तो ये आपका क्या कहलाता है, कैपिटल नेचर है, रिवेन्यू नेचर है, दैट इज कॉल्ड मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल आपका क्या कहला करता है, ये प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि जैसे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होता है आप उस पर बुक्स में दिखाते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न, डाउटफुल डेब्ट्स। आप प्रोविज़न्स जो होते हैं डाउटफुल डेब्ट्स पे जो क्रिएट किए जाते हैं प्रोविज़न, वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। और आपका जो क्रिएट किया जाता है, क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डिस्क्लोजर एंड डेप्टर्स, राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपका ये मानकर चलता है कि आपके जो इन फ्यूचर जो भी लॉसेस होने वाले हैं आप उनके लिए पहले से ही प्रोविज़न करके रखें, ठीक है। आपको अगर लगता है इन फ्यूचर आपको लॉस होने वाला है तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए, आपको प्रोविज़न बना के रखना चाहिए। बट अगर आपको लगता है इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है ये आपके लॉस को सेव, आपका एक तरह से क्या करता है, सिक्योर कर देता है आपके लॉसेस को, ताकि आप उनके लॉसेस को इन फ्यूचर आप उससे सेव हो सके, ठीक है। आपको जो सिचुएशन फेस करनी है आप उसको इजीली फेस कर पाए। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल प्रिंसिपल, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल जो प्रिंसिपल है हमारा वो पास्ट कॉस्ट से रिलेटेड है, यानी आपने कोई बिल्डिंग परचेज़ की, एसेट्स परचेज़ की, मशीनरी परचेज़ की, वो आपकी पास्ट से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। हमारी कोई भी एसेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी जो कॉस्ट थी हम उसी पर उसको दिखाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अगर हम कोई मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, 40 लाख उसकी कॉस्ट है, 20,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 10,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, तो इन सब को भी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी हम उस मशीन की क्या मानेंगे, कॉस्ट मानेंगे। अब हम इसको जब बुक्स में दिखाएंगे, अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो हम इसको 40 लाख पे नहीं दिखाएंगे, हम इसको 40,30,000 पे दिखाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आई है, ठीक है। तो ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। अगर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, पर ईयर इस पर डेप्रिसिएशन लेस करते चले जाते हैं।
तो ये जो वैल्यूज़ हमारी इसमें दिखाई जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट्स बीइंग बी पेड एक्विजिशन डज नॉट चेंज आफ्टर रिपीट चेंजेस। ओके, इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे इस पर इफेक्ट नहीं डालेंगे। ओके, इज़ दैट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल है, वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी जो भी कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग पीरियड में जो भी एक्सपेंसेस हैं या हमारी जो इनकम्स हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, उन्हें हम क्या करते हैं? सबको दिखाएंगे। एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू मस्ट बिलोंग सेम अकाउंटिंग पीरियड। आपके जो एक्सपेंसेस हैं और जो रिवेन्यू है सेम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होने चाहिए, ताकि करेक्ट प्रॉफिट को आप उसमें क्या कर सकते हैं? शो कर सकें। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? एक्रूड, अनएक्रूड, ठीक है, एक्रूड है, अनएक्रूड है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, इन सबको हम क्या दिखाते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपने रिकॉर्ड्स में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल इज़ मेड। अगर हमारी रिवेन्यू कब मानी जाएगी? सेल्स बेसिस पे अगर हम लेते हैं तो जब हमने सेल कर दिया, हमें क्या हुआ? ऑर्डर मिला, उसके बाद हमें क्या हुआ? सेल किया, देन हमें कैश मिला। तो हम क्या करेंगे? जिस टाइम पे हमने सेल किया प्रोडक्ट को उसी टाइम हम मान लेंगे रिवेन्यू हमारी रिसीव हो गई। सेकंड आता है हमारा कैश बेसिस पर। जिस टाइम हमें कैश आएगा उस टाइम पर हम उसको क्या मानेंगे? रिवेन्यू को अर्न मानेंगे। थर्ड होता है प्रोडक्शन बेस पर। जिस टाइम हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसी टाइम पर हम उसको अर्न मानेंगे। तो इसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हम ये मानते हैं कि हमारा जो कोई भी रिकॉर्ड्स होता है दो टाइप से इफेक्ट डालता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, टू साइड पे इफेक्ट डालेगा, डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कोई भी ट्रांजैक्शंस हमारी सिंगल इफेक्ट नहीं डालती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल एस्पेक्ट सिस्टम। इसके बाद हमारा एक ट्रांजैक्शंस आती है, वो होती है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू कंसीडर रियलाइज व्हेन ट्रांजैक्शन हैज़ बी टेकन प्लेस। यानी किस टाइम पे आपको अर्निंग हो रही है। आपने सेल कर दिया तब आपको अर्निंग हो रही है, ठीक है, या आपके हाथ में कैश आ रहा है तब आप उसको अर्निंग मान रहे हैं, या जिस टाइम पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है तब आप उस रिवेन्यू रिकॉग्नाइज मान रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि आपकी रिवेन्यू कब अर्न मानी जाएगी, रिकॉग्नाइज मानी जाएगी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आता है। वेरीफिएबल कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑब्जेक्टिव मैनर एंड दे शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसेस। मीन्स आपका इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी इसमें कुछ भी पर्सनल बायसेस नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग में बिल्कुल निष्पक्ष होकर आपको रिकॉर्ड्स रखने चाहिए, कोई भी पार्शियलिटी इसमें नहीं की जानी चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स को भी मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।